Yes, class, welcome back to the new session, and this is the fourth session of our series. मैम हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हमने स्टार्ट किया था यूजीसी नेट पेपर 2 के कॉमर्स की कंप्लीट सिलेबस सीरीज। कंप्लीट सिलेबस सीरीज क्या है? इस कंप्लीट सिलेबस सीरीज के अंदर हम वन बाय वन एक एक यूनिट को लेते हैं, उस यूनिट के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको समझते हैं, उन टॉपिक को हम कैसे कवर कर सकते हैं उनको समझते हैं। जो टॉपिक हमने समझ लिए उसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस एप्लीकेशन, यानी कि एमसीक्यू किस तरीके से सॉल्व होंगे उसकी बात करते हैं, और कुछ स्ट्रेटेजी देखते हैं। बिकॉज हर यूनिट सेम नहीं है, कोई यूनिट ऐसी है जो मेमोरी बेस है, कोई यूनिट ऐसी है जो अंडरस्टैंडिंग बेस है, तो कोई यूनिट आपकी ऐसी है जो प्रैक्टिस बेस है। तो हर यूनिट को किस तरीके से हमें पढ़ते हुए चलना है, समझते हुए चलना है, वो हम इन क्लासेस में सीख रहे हैं। आज की जिस यूनिट के बारे में हम बात करेंगे वो है आपकी बैंकिंग। बैंकिंग से रिलेटेड आपने सबने हमेशा सुना होगा, मैम इसमें अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट कम है एंड इसमें मेमोरी वाला पार्ट ज्यादा है ना? बट एक चीज याद रखना, बैंकिंग आपकी छोटी यूनिट के अंदर आती है, ये आपकी छोटी यूनिट के अंदर आती है, बहुत बड़ी सी यूनिट नहीं है। तो छोटी यूनिट मेमोरी बेस है। और तो अगर मैं वन शॉट में, वैसे तो मैं सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद भी बताऊंगी, बट मैं इनिशियल लेवल पे बैंकिंग का एक वन शॉट वे बताऊं जिसके थ्रू आप बैंकिंग को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, वो है बेटा रिवीजन। बैंकिंग जैसे यूनिट की जितनी रिवीजन करोगे उतना ज्यादा रहेगा, और ये रिवीजन भी ऐसे कि बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेगी ये चीजें आपकी, क्योंकि छोटी यूनिट है और याद रखने वाली चीज है। चीजें याद जब रहती है जब आपके सामने वो चीजें बार बार निकल कर आती हैं। तो इस यूनिट की रिवीजन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विदाउट रिवीजन इस यूनिट से कुछ नहीं हो पाएगा आपका। अगर मैं हाईली किसी यूनिट की रिवीजन के लिए बोल दूं तो 10 की 10 यूनिट में से बैंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो रिवीजन वैसे तो सभी की इंपॉर्टेंट है, बट बैंकिंग की इंपॉर्टेंट ज्यादा इसीलिए है क्योंकि बैंकिंग यूनिट आपकी मेमोरी बेस्ड यूनिट है। कौन सा बैंक कब आया, कौन से टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए मिनिमम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कितनी पेमेंट बैंक आपका कब आया, डिजिटल इनिशिएटिव्स आपके कब आए, अलग अलग डिजिटल इनिशिएटिव के ऊपर स्कीम्स आई है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कब आया, फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम्स आई हैं, स्कीम्स के अंदर क्या क्या बताया गया है, कौन सी स्कीम किस ईयर आई है। तो ज्यादातर चीजें इसमें याद रखने वाली हैं। टाइप्स ऑफ बैंक समझ में आया, थोड़ा छोटा सा ओवरव्यू। चलो वन बाय वन टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब देखो जो आपकी बैंकिंग यूनिट है, मैंने इस यूनिट को मेजरली 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट तो आपका इंडियन बैंकिंग सिस्टम ही है। सेकंड पार्ट आपका फाइनेंशियल सेक्टर का आ जाएगा, फाइनेंशियल सेक्टर, और यू कैन से द फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। देन नेक्स्ट पार्ट आपका फाइनेंशियल मार्केट का आ जाता है, फाइनेंशियल मार्केट। एंड द थर्ड पार्ट इज इंश्योरेंस। ये मेजरली 3 पार्ट है आपके बैंकिंग वाली यूनिट के। क्लियर? मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपके यहां से ये तीनों ही हो जाता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगर मैं किसी को लीस्ट इंपॉर्टेंस कह सकती हूँ तो वो इंश्योरेंस वाला है। इंश्योरेंस के क्वेश्चन लिमिटेड आते हैं, अदरवाइज इसमें ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है कि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। पूरी की पूरी यूनिट को आपको इक्वल वेटेज देते हुए चलनी पड़ेगी। बट ये है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कौन सा बैंक कब आया, कौन सी स्कीम कब आई, तो इन पॉइंट्स को ध्यान देते हुए चलोगे।
क्लियर है इतना? अगर मैं एक ओवरव्यू देखती हूँ पूरे के पूरे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, तो उस ओवरव्यू में आता है आपका सबसे पहली चीज टाइप ऑफ बैंक। बैंक क्या होता है और बैंक्स के टाइप क्या होते हैं। देखो बैंक का मतलब क्या, बैंक मैम एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या बैंक के अलावा कोई और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं? यस, वो पढ़ेंगे आगे। बैंक का काम क्या होता है? बैंक का अगर प्राइमरी फंक्शन बताऊं तो है आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन। अब जो ये पॉइंट है ना आपका एडवांसिंग लोन वाला, ये थोड़ा सा मेजर रोल प्ले करता है। किसको लोन देना है, कितना देना है, कितने टाइम पीरियड के लिए देना है। अलग अलग टाइप्स ऑफ बैंक अलग अलग टाइप्स ऑफ लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं लाइक आरआरबीज की बात करूं, अगर मैं बात करती हूँ आरआरबी की, तो आरआरबी मेनली रीजनल लेवल पे वर्क करेंगे। अगर मैं बात करूँ फॉरेन बैंक की, तो ये आपके एक्सपोर्ट के लिए मेनली सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं बात करूँ नाबार्ड की, नाबार्ड मेन एग्रीकल्चर में वर्क करता है। अगर मैं बात करूँ सिडबी की, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री को डेवलपमेंट में मेनली रोल प्ले करता है। तो अलग अलग बैंक का अलग अलग फंक्शन भी है। लेकिन मैम ये मेजर फंक्शन जो मैंने बताया है दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एडवांसिंग लोन, इस टाइप के बैंक को कहा जाता है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक वो बैंक जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, एक आम आदमी का बैंक, हर लेवल का पर्सन इन बैंक्स को यूज करता है। फॉर एग्जांपल आपका एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक से क्या था एसबीआई बैंक। समझ में आया? ये है आपके कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, फंक्शन से काफी क्वेश्चन बना है। कॉमर्शियल बैंक के लिए कुछ आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, वैसे तो मॉनेटरी पॉलिसी ब्रॉड लेवल पे वर्क करती है, बट यस मेनली कॉमर्शियल बैंक के लिए भी याद रखना आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आती है। समझा देती हूँ ये वाला पॉइंट एक बार। देखो दो तरीके की पॉलिसी होती है जो आपको बैंकिंग में पढ़नी होती है। एक है आपकी फिस्कल पॉलिसी और एक होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। जो फिस्कल पॉलिसी दैट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट, दैट इज रिलेटेड टू टैक्सेशन, कितना टैक्स लगेगा, कितना टैक्स गवर्नमेंट किस चीज पे लगाएगी। बट इफ आई टॉक अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी, देयर आर मेजरली टू टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। एक होता है आपका क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है आपका क्वालिटेटिव। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है वो पॉलिसी जिसके बेस पे हम फंड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, फंड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं कि कितना फंड फ्लो होगा और कितना फंड फ्लो नहीं होगा। मतलब पैसा मुझे मार्केट में कितना भेजना है उसको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लोन जो है वो आसान शर्तों पे देना है या लोन मुझे मुश्किल शर्तों पे देना है, लोन का इंटरेस्ट मुझे हाई रखना है या लोन का इंटरेस्ट मुझे लो रखना है। लोन लेने के लिए जो आपकी एक तरीके से सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई जाती है, वो सिक्योरिटी का मार्जिन कितना रखना है, ये सारी चीजें हमारी डिसाइड करती हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होगी, मतलब देश में पैसा फ्लो होगा या नहीं होगा। मतलब मेरा इन्फ्लेशन के बेसिस पे ये चीजें निकल कर आती हैं। अगर महंगाई ज्यादा है, महंगाई ज्यादा होने का मतलब क्या कि जनता के पास पहले से बहुत सारा पैसा है, तो जनता के पास पहले से बहुत सारा पैसा है तो जो लोन की शर्तें हैं मैं उनको बढ़ा दूंगा। और मेरे को ये है कि भुखमरी की सिचुएशन है, जनता के पास पैसा ही नहीं है, तो मैं लोन की शर्तों को कम कर दूंगा। अब इसी तरीके से आपके बहुत सारे मेजर्स आते हैं। वो मेजर आपके मेनली दो तरीके में डिवाइड होते हैं, कुछ होते हैं आपके क्वांटिटेटिव मेजर और कुछ होते हैं आपके क्वालिटेटिव मेजर। ये मेजर बनाता कौन है या मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है आपका आरबीआई।
दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पूरा पढ़ते हुए समझते हुए चलना है इसे। समझ में आया? अब आरबीआई की बात की है तो थोड़ा सा आरबीआई के बारे में भी जान लो। आरबीआई के काम क्या क्या है, आरबीआई का रोल क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करना, आरबीआई के सब्सिडरीज के बारे में पता होना चाहिए। आरबीआई कोई भी न्यू स्कीम लेके आता है तो उसके उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके कुछ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म देखो, धीरे धीरे कुछ हमारे बैंकिंग सेक्टर के अंदर चेंजेस आई हैं। वे चेंजेस किस तरीके से हैं, क्या क्या चेंजेस उसमें आए हैं, वो सारा आपको बेसिक पता होना चाहिए। लाइक आपके बेजल नॉर्म्स आए हैं, बेजल नॉर्म्स आने का क्या रीजन था, क्योंकि आपके बैंक कोलैप्स हो गए थे। रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स आपको पता होना चाहिए। आप जब लोन देते हो तो लोन का सारा पैसा आपका रिकवर नहीं होता, कुछ ऐसी भी जनता होती है जो लोन का पैसा ही नहीं देती और वो एक तरीके से खुद को वो करार कर देती है, क्या बोलते हैं उसको, दिवालिया घोषित कर देना, क्या टर्म होती है उसकी, इंग्लिश टर्म मेरे को भी याद नहीं आ रही, एक बार किसी को याद हो तो प्लीज बताना। नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो बन जाती है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैसे बनती है, पहले दो स्टेजेस होती है, एस एम एल 0, SML 1, SML 2। SML 0 के अंदर आपका 0 to 3 मंथ होता है, देन 3 to 6 मंथ होता है, 6 to 9 मंथ होता है। 9 मंथ के बाद वो एक तरीके से आपकी एनपीए बन जाती है, उसमें भी आपकी 3 स्टेजेस निकलते हैं। मतलब ओवरऑल नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब होती है, क्या किस तरीके से बनती है, कितनी एसेट में कितना रिस्क हमारा होता है, वो सारी चीजें हमें पढ़ते हुए चलना है। समझ में आया? क्या फर्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको अभी बताया कि फर्स्ट टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो चीजें समझ में आई? क्या नेक्स्ट टॉपिक पे चलूं? चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाइनेंशियल मार्केट। देखो बेसिक बैंक का तो मुझे पता चल गया कि बेसिकली बैंक वर्क करते हैं, बट एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओनली बैंक वर्क नहीं करते, एक बहुत बड़ी आपकी फाइनेंशियल मार्केट होती है। फाइनेंशियल मार्केट क्या, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केट से समझते हो? देखो टर्म क्या है फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट से इस पूरे के पूरे चीज को समझना। फाइनेंस का मतलब क्या मैम, दैट इज रिलेटेड टू मनी। मार्केट का मतलब क्या, ए प्लेस जहां पे ट्रेडिंग होती है। किस चीज की ट्रेडिंग होगी, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं मैम, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मनी की, हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मनी की। तो ट्रेडिंग यहाँ पे किस चीज की होगी, ट्रेडिंग होगी मैम मनी की। मतलब कि क्या मैम मनी को बाय एंड सेल किया जाएगा, मनी को बाय एंड सेल किया जाएगा फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। यस बेटा, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मनी को बाय एंड सेल किया जाता है। इतना समझ में आया? अब जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट है ये दो तरीके में डिवाइड होती है। एक है आपकी कैपिटल मार्केट एंड दूसरी है आपकी मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट के आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कैपिटल मार्केट जो डील करती है वो डील करती है आपके लॉन्ग टर्म के अंदर। मनी मार्केट जो डील करती है वो डील करती है आपके शॉर्ट टर्म के अंदर। इन दोनों के सारे इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज आपको होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज, इवन डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए सारे इंस्ट्रूमेंट की, कैपिटल मार्केट के भी और मनी मार्केट के भी। प्लस इसकी डीप नॉलेज इन द सेंस आप ये कह सकते हो एप्लीकेशन बेस, एप्लीकेशन बेस यू कैन से कि उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट पता होने चाहिए, जिससे आपको क्या पता चलेगा इस पर्टिकुलर को मैं किस सिचुएशन में यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है दैट इज टी बिल। टी बिल को मैं किस सिचुएशन में यूज कर सकता हूँ, कितने टाइम पीरियड के लिए इशू किया जाता है, कौन इशू करता है, कितने रिस्क लेवल क्या है उसमें। दूसरा इंस्ट्रूमेंट आ गया आपका कॉल मनी।
कॉल मनी आप किस सिचुएशन में यूज कर सकते हो, कितने लिमिट तक पैसा मिल सकता है, तो ये सारे पॉइंट हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पता होने चाहिए। समझ में आया? तो आपका यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मनी मार्केट और इसके इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल मार्केट और उसके इंस्ट्रूमेंट, साथ में कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट भी होती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आता, बट हाँ बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट कौन कौन सी होती है वो सारा आपको पता होना चाहिए। मेजरली क्वेश्चन आपका मनी एंड कैपिटल मार्केट से आता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। उसके बाद आ जाओ कुछ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल है। इसके अलावा कुछ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, जैसे कि आपका आ गया DFI, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनका मेन काम है डेवलपमेंट का। जो आपका सिडबी बैंक है, ये आपका एक तरीके का डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी होती हैं, जो आप कह सकते हो लीजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, कि मैं सामान उधार पे दे रहा हूं। कुछ म्यूचुअल फंड सर्विसेज होती हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काफी चीजें आती हैं, वैसे म्यूचुअल फंड सर्विसेज है, या कोई वैसे आपको डेट देता है, तो ये इंश्योरेंस भी आपका NBFC का पार्ट बनता है, इंश्योरेंस। तो ये सारी आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कब आया था, क्या म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव है, इंश्योरेंस कंपनीज कितने तरीके की होती हैं, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, जनरल इंश्योरेंस के मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, ये चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपसे पूछी गई हैं। जितने भी मैं ये बता रही हूँ ना, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि आपका इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है। इंश्योरेंस में भी लाइफ इंश्योरेंस की अलग है, जनरल इंश्योरेंस की अलग है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स लाइक आपके जो भी आप कह सकते हो यहाँ पे ब्रोकर्स हैं, ये जरोधा वगैरह है, जरोधा है, अपस्टॉक है, इनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। कुछ फाइनेंशियल रेगुलेटर्स में हम स्पेक्यूलेटर्स भी आते हैं, हेजर भी आते हैं। इन टर्म के बारे में क्लियर होना चाहिए कि फाइनेंशियल रेगुलेटर्स किस तरीके से काम करते हैं, किस किस तरीके, कौन कौन आपका फाइनेंशियल रेगुलेटर के तरीके से काम कर सकता है। इवन फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के अंदर आपकी RBI आती है, जो बैंक को रेगुलेट करता है। फाइनेंशियल रेगुलेटर के अंदर आपका IRDA आता है, इस IRDA के बारे में कम बच्चों को पता होगा, ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है। साथ में आपका SEBI आता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, इनके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, और इनके मैनेजमेंट किस हिसाब से काम करते हैं, वो बेसिक चीजें आपको सारी अच्छे से पता होनी चाहिए। क्लियर है? किसी को यहाँ पे कोई डाउट? क्या सेकंड टॉपिक जो मैंने डिवाइड किया है, या सेकंड डोमेन जो मैंने इस यूनिट का बताया है आपको, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके से, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म, मनी मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके अलग अलग होते हैं, जिसमें बैंक्स भी आते हैं, नॉन बैंकिंग कंपनीज में लीजिंग, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एंड ऑल आता है। इन्हीं को रेगुलेट करने के लिए जो एक तरीके से बॉडी बनाई गई है, उनका फाइनेंशियल रेगुलेटर बोल देते हो। वैसे ब्रोकर वगैरह फाइनेंशियल रेगुलेटर्स में नहीं आएंगे, इसको काट देना। इसमें तो ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, ब्रोकर, हेजर, स्पेक्यूलेटर, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल रेगुलेटर के अंदर नहीं आएंगे भाई। चलो आगे चले। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने इसका आपको बताया था, दैट इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म एंड डिजिटल फाइनेंसिंग। देखो आज के टाइम पे सबसे जो पीक पे चीजें चल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया कैसे बन सकता है? डिजिटल इंडिया का बेस क्या बनेगा? डिजिटल इंडिया का बेस बनेगा आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज एंड अवेयरनेस।
ब्रॉड लेवल पे स्प्रेड होनी चाहिए। मतलब हर एक पर्सन का बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसको उसके बैंक अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में पता होना चाहिए, और उसको जो एक तरीके से प्रोटेक्शन दी जाती है उसके बारे में पता होना चाहिए, उसको उसके राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट बनती हैं। क्लियर है? उससे आगे जब हम बात करते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन तो एक तरीके से बेस हो गया किसका, डिजिटल मार्केटिंग का। बट डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं आता, ये तो बेस है, ये तो स्टार्टिंग है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज आती है, कुछ डिजिटल सर्विसेज आती हैं, लाइक आपकी इंटरनेट बैंकिंग सर्विस हो गया, मोबाइल बैंकिंग सर्विस हो गया, डिजिटल पेमेंट सिस्टम हो गया। जितने भी आपके मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज हैं, यूपीआई के बारे में, यूपीआई से रिलेटेड जितने भी ऐप हैं आपके, गूगल पे है, भीम पे है, फोन पे है, सबकी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। कौन सा ऐप कब आया था, मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग में क्या फर्क है वो पता होना चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग आप एक तरीके से कह सकते हो लाइक कि आपने वो करवा, उसको क्या बोलते हैं, अरे उसमें फोन से ही सारी चीज हो जाती है। लाइक आपको कोई एफडी वगैरह करवानी है, वो भी आपकी फोन से हो जाती है सारी। मेरे को टर्म याद नहीं आ रही, अगर किसी को याद हो तो बताना। वो इंटरनेट बैंकिंग होती है, वो एक आईडी जनरेट होती है, उस आईडी का कुछ नाम होता है, उसको बोलते हैं कि कौन सी आईडी जनरेट करवानी है। ध्यान नहीं आ रहा मुझे, लेकिन उससे एफडी वगैरह भी सारी आपकी घर बैठे हो जाती हैं। आपको लोन वगैरह लेना है वो भी आप घर बैठे ले सकते हो, ये आपका इंटरनेट बैंकिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट पॉइंट, दैट इज इंश्योरेंस सिस्टम। देखो इंश्योरेंस से मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत कम भी नहीं होते। सबसे पहली चीज तो यही है। तो इंश्योरेंस का बेसिक बेसिक चीजें पढ़ते हुए चलो। एक तो इरडा का रोल के बारे में पढ़ते हुए चलो, इरडा कब आया था, री इंश्योरेंस का प्रोविजन क्या है, किसके लिए री इंश्योरेंस कंपल्सरी है, टाइप ऑफ इंश्योरेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए यहाँ पे बेसिकली। लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस दोनों के अंदर अगर आप लाइफ इंश्योरेंस स्टार्ट करने वाले हो तो उसमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। रिस्क क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपको एक तरीके से इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क के बारे में बताते हैं। इल्डा इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसमें दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट मार्क करूं, दैट इज टाइप ऑफ इंश्योरेंस, इनके बारे में हर तरीके के इंश्योरेंस के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा टॉपिक है इल्डा और उसका रोल। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर आपका इल्डा ही आता है। समझ में आया? प्रोसेस भी पता होना चाहिए। इवन कौन से टाइप की इंश्योरेंस में इंडेमनिटी का बेनिफिट आपको देखने को मिलता है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन से टाइप ऑफ इंश्योरेंस में इंडेमनिटी बेनिफिट आपको देखने को मिलता है, दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या बैंकिंग यूनिट समझ में आई किस तरीके से कवर अप करनी है? जो टॉपिक इसमें से आपको लगता है कि आपको कम समझ में आए हैं, वो टॉपिक आप लोग मुझे कमेंट करोगे, और उन टॉपिक की क्लास मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। साथ में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, हमारी एक 5 ईयर PYQ सीरीज ऑलरेडी चल रही है चैनल पे, जिसमें लगभग हम 3 पेपर कर चुके हैं। 3 पेपर का मतलब है लगभग 300 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 5 साल के पेपरों में लगभग 15 पेपर आपके बनेंगे, एंड हर पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन है। तो लगभग 1500 क्वेश्चन जो भी आपके वो 1500 जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनको हम डीप में स्टडी करने लग रही हैं। इस सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, वो प्लेलिस्ट भी आप लोग बिल्कुल रेफर कर सकते हो। क्लियर है? चलिए आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। ए वेरी वेरी बिग थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।